शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। तो हमेशा शिक्षित रहिए, संघर्ष करिए। नमस्कार, माय नेम इज अमित कुमार और आज हम करने जा रहे हैं अपनी पहली वीडियो का पार्ट 2। तो आइए, लास्ट पार्ट में जैसे मैंने इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताया था, जैसे मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। मार्केट इकोनॉमी में जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आती है और फ्री मार्केट इकोनॉमी आती है। नॉन मार्केट में जैसे कि कम्युनिस्ट आते हैं और सोशलिस्ट इकोनॉमी आती है। और नॉन मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या आते हैं, मिक्सचर ऑफ बोथ, जिसमें कि मार्केट एंड नॉन मार्केट आती है। तो ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था। अब हम आगे जानेंगे, इनको सबको डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आगे जानते हैं कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। ये आपने देखा होगा, मैंने जैसे पिछले पार्ट में बनाया था कि जो अमेरिका की जो कंट्री, अमेरिका की फर्दर कंट्री, वेस्टर्न यूरोप और जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता है, और सोशलिस्ट जो है वो रशिया एक्सयूएसआर जो बोलते थे, और जो ईस्टर्न यूरोप है वो क्या है, सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, वो क्या फॉलो करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करते हैं। तो इनमें आपने देखा होगा कि इनमें क्या है, आइडियोलॉजी डिपेंड करती है। इनका आइडियोलॉजी क्या थी, कैपिटलिज्म की थी, और उनके ही आपने इतिहास में ही पढ़ा होगा कि इन्हीं के बेस पे इनकी हिस्ट्री है, और इसी के बेस पे इनके वॉर्स वगैरह, या आपने देखा होगा कि आगे जाके कोल्ड वॉर हुआ था, ये भी क्या था, इनके ही आइडियोलॉजी पे बेस्ड था। तो इकोनॉमी भी हमारी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। तो जैसे मार्केट इकोनॉमी को क्या बोला जाता है, इट इज ना फर्स्ट फॉर्मल। मार्केट इकोनॉमी को और क्या बोला जाता है, इट इज एन फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम। आपको पता होगा कि जो अमेरिका थे वो सबसे पहले उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, सबसे पहले उन्होंने डेमोक्रेसी लाया था, सबसे पहले उन्होंने राइट्स के बारे में बात करी थी। तो पहले हिस्ट्री में आप पास्ट में जाओगे तो पहले क्या होते थे, सब क्या थे, सब किंग के अंडर में आते थे। तो किंग इज द मेन ओनर, और वो हमेशा सारे डिसीजन लेता था, उसके कंट्रोल में जुडिशरी रहती थी, वो ही सारे डिसीजन, वही सारा ट्रेजर उसके पास रहता था। तो मतलब सारा वो सारे डिसीजन मेकिंग किसी के अंडर आते थे, सिर्फ और सिर्फ किंग के अंदर आते थे, और जो किंग के जो साथ रहते थे वो ही उनको फायदा मिलता था। पर अब ऐसा नहीं है, अब क्या हो गया, डेमोक्रेसी आ गई है। अब क्या है, सब अपने विचार के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले क्या आया था, अमेरिका में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो सबसे पहले क्या आया, उनके पास डेमोक्रेटिक राइट्स आए। अब जब डेमोक्रेटिक राइट्स आ गए तो उनके पास क्या हो गया, उनके पास क्या हो गई, फ्रीडम हो गई, फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू प्रॉपर्टी। तो ये सब क्या थे, राइट्स आ गए थे। अब क्या है, मार्केट इकोनॉमी क्या था, फर्स्ट फॉर्मल, इसलिए इकोनॉमिक सिस्टम था। इसमें जो मेन रोल अदा किया था उनका नाम था एडम स्मिथ। तो इसी सिस्टम को क्या बोला गया था, लिबरल सिस्टम। फर्स्ट लिबरल सिस्टम भी इसी को ही बोला गया है, किसको, मार्केट इकोनॉमी को, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें राइट्स की बात की गई थी। अब इसमें एडम स्मिथ की एक किताब आई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। ये भी यूएस के थे, इन्होंने कब दी थी, 1776 में की थी, जब ये अमेरिका इस टाइम पे क्या कर रहा था, लिबरल, ये ऐसा कोई सिस्टम ढूंढ रहा था जिससे वो क्या करे, अपनी इकोनॉमी ग्रो करे। तो इन साहब ने जब ये 1776 में किताब लिखी थी, तो इन्होंने क्या इसमें क्या बताया था, इसमें इन्होंने बताया था कि हर बंदे का कोई ना कोई क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट। और यही सेल्फ इंटरेस्ट इन्हें क्या करता है, मोटिवेट करता है, मोटिवेट इंडिविजुअल और फर्म, किस लिए, टू कैरी आउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो एडम स्मिथ ने क्या दिया था, सेल्फ इंटरेस्ट दिया था। सेल्फ इंटरेस्ट में क्या बताया था कि वो मोटिवेट करता है क्या, इंडिविजुअल फर्म्स को क्या करने के लिए, टू कैरी आउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसी में क्या करता है, एक मोटिवेटिंग फैक्टर हमारा मेजर रोल प्ले करता है। तो मोटिवेटिंग फैक्टर को उसने क्या नाम दिया था, एक मोटिवेटिंग फैक्टर बोला था। उस मोटिवेटिंग फैक्टर को उन्होंने क्या नाम दिया था, उन्होंने एनिमल स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको एक और नाम से क्या जानते हैं,
इनविजिबल हैंड। तो इसमें ये कहना, एडम स्मिथ साहब का ये कहना था कि अगर उनके हर किसी का कोई ना कोई अपना मोटो होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें क्या कहता है कि लोगों को ना फ्री छोड़ देना चाहिए, उनको फ्री छोड़ देना चाहिए, तो कि वो क्या करे, अपना खुद प्रोडक्शन करे और खुद ही अपना मतलब गवर्नमेंट की कम से कम रेगुलेशन हो और कम से कम इंटरवेंशन हो। उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी मतलब जो प्रोडक्शन होगी वो फ्रीली मूव होगी, कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट लगेगी, उसी कॉस्ट में लेबर लगेगी, और जो लेबर होगी वो क्या होगी, वो उसके में क्या सिद्धांत क्या, तुम ज्यादा से ज्यादा लेबर लगाओगे, उसके इस्तेमाल से इनोवेशन, नई नई इनोवेशन करोगे, जिससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, और जो उस मशीनरी से क्या होगा, हम और भी आगे डेवलप्ड होंगे, तो लेबर कैसी हो जाएगी, स्किल्ड हो जाएगी इसके नाम। तो इस दौरान उनकी क्या होगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ती रहेगी। प्रोस्पेरिटी में क्या होगा उनका, वो उसकी उनकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड के साथ साथ क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी के साथ साथ प्रेसिशन बढ़ेगा। तो ये चीजें, ये तीनों बढ़ जाएंगी और वही क्या हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर हो जाएगी। तो इसमें ज्यादा फोकस किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा लेबर भरो और ज्यादा से ज्यादा उससे क्या करो, अर्न प्रॉफिट करो। तो इस इकोनॉमी में ये मोटिवेटिंग फैक्टर इनका क्या था कि अगर तुम ज्यादा काम करोगे तो तुम्हें क्या करेगा, ज्यादा वेजेस मिलेगी, और तुम्हें ज्यादा वेजेस मिलेगी तो तुम्हें उसी तरह से उनको बोनस दिए गए कंपनियों ने, कि उस हिसाब से क्या करे कि बोनस के लिए लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा वर्क करें। ठीक है सर। तो अब इसमें क्या था, मोटिवेटिंग फैक्टर मैंने बता दिया कि एनिमल स्पिरिट तो ये थी। अब इसमें इन्होंने कहा था कि इनके लिए कोई ना कोई सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए जो बेस्ड हो मार्केट फोर्सेस में। मार्केट फोर्सेस क्या है, फोर्सेस विच इज ऑन डिमांड एंड सप्लाई, मतलब जो डिमांड और सप्लाई पे जो फोर्सेस लगती है, जो वर्कर्स की, किसके लिए, गुड्स और सर्विस को इजाद करने के लिए, या गुड और सर्विस को आदान प्रदान करने के लिए क्या होती है, मार्केट फोर्सेस जो लगती है। जैसे यहाँ पे कहीं मार्केट डेवलप करनी चाहिए, उसमें क्या करनी चाहिए कि एक कोई मार्केट हो जहाँ पे लोग आए और सामान ले, और मतलब कोई भी किस तरह का प्रोडक्ट लेते रहे। तो उसके लिए क्या कहें, सुटेबल एनवायरनमेंट होनी चाहिए, जिसमें क्या हुआ, हाईएस्ट प्रोस्पेरिटी है, जिसके में हमारी स्पीड बढ़े, स्किल बढ़े और ये सब चीजें बढ़े। अब ये चीजें सब उस टाइम पे सही चल रही थी। तो इसमें क्या करा, जो अमेरिकन से मतलब जो यूएसए थी, यूएसए ने 1776 में ये इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करा, और उसके साथ साथ ये स्प्रेड होते होते कहां चला गया, स्प्रेड होते होते पूरे वेस्टर्न यूरोप में चला गया। आपको मैंने बताया होगा कि जैसे पहले ये है यूरोप, सॉरी ये है यूरोप, ऐसे बता रहा हूं बस, ये ऐसे यूरोप नहीं दिखता, ये मान लो अमेरिका है, ये रशिया है। तो जो यूरोप का है, यूरोप का जो है, जो हाफ मतलब वेस्टर्न जो यूरोप था वो वो क्या फॉलो करता था सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करता था, कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करता था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। और जो रशिया और जो उसके साथ के जो वो थे, वो किसको करते थे, वो जो ईस्टर्न ब्लॉक वो थे, वो किसको फॉलो करते थे, वो करते थे सोशलिस्ट इकोनॉमी को, जिसमें क्या था, जिसमें कम्युनिस्ट की बात की जाती थी। तो इसमें जो सोशलिस्ट को उन्हें बोला जाता सोशलिस्ट ब्लॉक। तो ठीक है। तो अब ये तो सब सही चल रहा था। अब इसमें एक और सिद्धांत इन्होंने दिया था मार्केट इकोनॉमी में, एक वर्ड है लेजिस फेयर, जिसमें जो फ्रेंच वर्ड है इसका मतलब है लेविट अलोन, लेविट अलोन। तो इसका मतलब क्या था, कि मतलब इसमें क्या होगा कि लेविट अलोन किसके लिए बोला जाता है, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट का इसमें क्या होगा, लेस रेगुलेटेड होगी या मिनिमम होगी या नेग्लिजिबल होगी, मतलब ना के बराबर। तो गवर्नमेंट रोल इसमें क्या कर दिया कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा, मतलब गवर्नमेंट का रोल तो रहेगा, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि वो हम कुछ भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसका फायदे तो बहुत हुए, इसलिए मैं इसे नेचुरल लायबिलिटी वही बोला गया इस सिस्टम को, और इससे फायदे तो हुए, पर आगे जाके दिक्कत हुई। अब आप खुद ही समझ लो कि अगर आपको सब प्रोडक्ट बनाने के इजाजत देगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट तुम्हें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगाएगी, तो उससे क्या होगा, लोग कुछ भी बनाएंगे, तंबाकू के प्रोडक्ट बनाएंगे, गम्स आर्म्स बनाएंगे,
इम्यूनाइजेशन के, मतलब कुछ भी इलीगल ड्रग्स के काम करेंगे। तो इसके लिए रेगुलेशन बहुत जरूरी है गवर्नमेंट की। नहीं गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं होगी तो वो क्या होगा, सब चीजें लोग ना अपनी उसके राइट्स का गलत फायदा उठाते हैं। तो ये हुआ, आगे जाके आगे पढ़ते हैं। तो ये सब सही तक चला, आगे जाके क्या हुआ, तो इसी सिस्टम को एडम स्मिथ ने क्या बोला था, द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी। क्योंकि लोगों के पास राइट्स थे, फ्रीडम थी कि कोई भी वो हम कहीं भी जाकर कोई भी गुड्स परचेज कर सकते हैं, कुछ भी जाके प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें सही चलते रही अंटिल 1929 ग्रेट डिप्रेशन वाज हिट इन अमेरिका। और उससे क्या हुआ कि लोगों के पास जो 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 कम लोग थे उनके पास ही क्या थी, ज्यादा मनी थी। मतलब क्या था कि जो जो रिच पीपल थे वो ही क्या थे, वही कैपिटल, ऑब्वियस सी बात है उन्हीं के पास ही कैपिटल होगी, और जो उनके पास कैपिटल है तो वो ही अर्न कर पा रहे थे। तो इसका कारण क्या था, तो जो ह्यूज कैपिटल थी वो सिर्फ एमएनसीज और टीएनसी में जो थे उन्हीं के पास थी। और इसमें क्या था, जो कोई वो मेजरिंग टूल नहीं था किसको, पुअर को देखने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द पुअर, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर। मतलब 70 से 80% लोग क्या थे, पुअर ही थे। इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स जैसी पॉलिसी तो थी जिसमें कि जो जिसकी इनकम टैक्स हाई होती है वही पे करता है, पर इसके उसमें क्या थे, वो थे सिर्फ फ्यू इन नंबर्स। तो उससे क्या होता, रेवेन्यू भी क्या था, कम जनरेट हो रहा था। ये एक और कारण था किसका, जो इनका जो ग्रेट डिप्रेशन हिट होने का और जो इनके इकोनॉमी का कोलैप्स होने का। तो अब जब देखो, जब भी कोई कॉज होता है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो ठीक है, तो जब ये चीजें हुई उसके बाद क्या लाते हैं, एक आते हैं हमारे केन साहब। तो रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो इसके क्या कौन से रहे सर, इसके कौन से रहे, कॉन्स ऑफ दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें क्या पहला क्या कौन था, क्या था कि वाइडनिंग इनइक्वालिटी। पुअर होते जा रहे थे, गरीब होते जा रहे थे, पुअर होते जा रहे थे और रिच होते जा रहे थे। तो इससे क्या हुआ था, नो टूल फॉर लुक लो परचेजिंग पावर। तो गरीबों को देखने के लिए कोई टूल था ही नहीं, क्योंकि वो इतना वो उनका जो था रिसोर्सेज और जो थे लैंड थे वो सिर्फ क्या थे, वो सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल कर पा रहे थे। क्योंकि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही एक्सप्लोर ज्यादा कर पाएगा, वही ज्यादा क्या है किसी चीज पे इन्वेस्ट कर पाएगा, वही ज्यादा क्या कर पाएगा, उसका प्रॉफिट कमा पाएगा। और गरीब जो थे उनको कोई लुक वो था ही नहीं, और कोई आइडियोलॉजी ही नहीं थी किसकी, वेलफेयर स्टेट ऑफ एक्शन के। मतलब वेलफेयर के स्टेट ऑफ एक्शन में सरकार का रोल ही बिल्कुल खत्म कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें अच्छी चीजें भी तो होगी, तो पर मिस हैपनिंग भी चीजें होंगी। जब लोगों को ज्यादा राइट्स मिल जाते हैं, मतलब राइट्स तो मिलने चाहिए, पर जब उन्हें ज्यादा ही राइट्स मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने उसका फायदा गलत उठाते हैं। तो इसके लिए ही जैसे होता है सबके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई जैसे संविधान होता है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके जैसे हमारे में कभी जब कोई किसी के राइट्स वो अब्रिज करता है तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है, पर सुप्रीम कोर्ट वही उसको जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ही लेके ही चलता है कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। जैसे अगर कोई कहाँ पे कहीं कूप वगैरह लग रहा है तो वहां पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करता। तो इस तरह से कोई प्रोविजन बहुत से होते हैं कि मतलब जहां पर इमरजेंसी है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नलिफाई हो जाता है, वहां पर क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर नलिफाई हो जाता है। और वो उसमें क्या होता है, सिर्फ सारे आर्टिकल अब्रिज ले लिए, सरकार के द्वारा अब्रिज कर लिए जाते हैं। तो यही कारण था कि वेलफेयर स्टेट ऑफ एक्शन था ही नहीं। मतलब लोग ना क्या थे कि लोग ना सोच ही नहीं रहे थे कि लोगों को क्या उनके लिए के हमारे नया काम करें, उनके लिए क्या काम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें, ये सब चीजें नेग्लिजिबल वेलफेयर स्टेट ऑफ एक्शन था। ठीक है, तो अब इनके बाद अब कोई भी चीज है
अब यहाँ पे क्या था, जहां भी कहीं कॉज होता है वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, वहां क्या होता है, कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। तो इसमें आते हैं एक नए बंदे अपनी आइडियोलॉजी लेके, उनका नाम था जॉन एम कीन्स। ये क्या थे, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोला गया है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोला गया है। तो जॉन एम कीन्स ने क्या किया था, इनकी एक थ्योरी आई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि लगभग 1935 या 1936 में आई थी। आई मेरे को एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं, 1935 या 1936 में आई थी। तो इसके बाद क्या हुआ, तो जब ये आई तो इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, कि इन्होंने क्या बोला कि हमें ना मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ रुख बदलना चाहिए। क्या करना चाहिए, कि हमें कुछ ना कुछ ट्रेड्स लाने चाहिए, ट्रेड्स लाने चाहिए किसके, नॉन मार्केट इकोनॉमी के। तो लॉजिकली इकोनॉमी, लॉजिकली नहीं प्रैक्टिकली मिक्स इकोनॉमी का आइडिया जो था यूएस में किन्होंने दिया था, कीन साहब ने। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि इसके वो मार्केट इकोनॉमी के बारे में। एक चीज और जान लीजिए मार्केट इकोनॉमी में, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट इकोनॉमी दो भाग में बटी हुई है। जैसे एक को मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, कैपिटलिस्ट, दूसरी फ्री मार्केट इकोनॉमी। जिसमें लेजिस फेयर का कंसेप्ट सबसे ज्यादा होता है। इसमें तो कम से कम मिनिमम होता है, गवर्नमेंट रोल मिनिमम होता है, इसमें ना के बराबर होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, हम इसलिए बोलते हैं क्रिएशन ऑफ वेल्थ, कि ज्यादा से ज्यादा अर्न करो और ज्यादा से ज्यादा अपनी वेल्थ इकट्ठी करो। ठीक है, और नो फ्री मार्केट इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। अब नॉन मार्केट इकोनॉमी पे आते हैं, किस पे आते हैं, नॉन मार्केट इकोनॉमी पे। नॉन मार्केट इकोनॉमी पे जाने के पहले ये सोचिए कि नॉन मार्केट इकोनॉमी क्यों हुई। अब ये देखो, ये सब चीजें सब आइडियोलॉजी पर बेस्ड थी। अब आप देखो, जंगल में दो शेर एक साथ नहीं रह सकते, तो इसी हिसाब से क्या था, रशिया और अमेरिका दोनों क्या थी, जिसे हम एक्स यूएसएसआर बोलते हैं, दोनों क्या थी, वर्ल्ड पावर के कगार में थी, मतलब दोनों प्रोस्परस हो रही थी। तो इसमें क्या था, ये जो थी ये किसको फॉलो करती थी, इनकी आइडियोलॉजी क्या फॉलो करती थी, कैपिटलिस्ट, और इनकी आइडियोलॉजी क्या करती थी, सोशलिस्ट। ठीक है, जैसे न्यूटन साहब भी अपने थर्ड लॉ में कहते हैं दैट एवरी एक्शन हैज सेम एंड एवरी एक्शन हैव सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये इसका अमेरिका का जो था एक्शन क्या था, कैपिटलिस्ट का। तो उसके रिएक्शन पे क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम भाई कैपिटलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे, हम अपना वो खुद बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या था, बेसिकली ये बेस किस पे था, जो नॉन मार्केट इकोनॉमी था वो बेस था जो नॉन मार्केट इकोनॉमी था वो बेस्ड था किस पर, फर्स्ट सोशल वेलफेयर पर। इसमें क्या कहते थे, जो रिसोर्सेज, आपको पता है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो रिसोर्सेज है वो क्या करे, सिर्फ गवर्नमेंट यूज करे, और वो ही क्या करे, इक्वालिटी की इसमें बात होती थी, किसकी बात होती थी, इक्वालिटी की, कि लोगों में क्या करें, इक्वल में राइट। बात तो बहुत अच्छी है, इक्वालिटी लोगों को क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल सारी चीजें बांट दे, जैसे लैंड प्रॉपर्टीज, ये सब चीज क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, फूड, ये सब क्या होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो रिसोर्सेज क्या करती थी, गवर्नमेंट करती थी। ठीक है, तो रिसोर्सेज हो गए, लेबर का हो गया यूजफुल, मतलब सब क्या करेंगे, एक ही टाइम पे काम करेंगे, सबको एक जैसा वेतन मिलेगा, सब क्या था, ये सब चीजें चलेगी। तो ये क्या था, इस सिस्टम को, ये इस सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई, इस सिस्टम की शुरुआत होती है सर
आपने हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, जब जैसे रेवोल्यूशन हुआ, रशिया रेवोल्यूशन, उसके बाद जो हुआ रशियन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, लेनिन की पार्टी बनी थी जो बोल्शेविक के नाम से जानी जाती है, उन्होंने आके जाके रोल करा और कैसे कैसे हमने जो थी वो उन्होंने वो उनकी आइडियोलॉजी आई, तो उसी आइडियोलॉजी पे ये मतलब उसी आइडियोलॉजी से वो वहां के आइडिया स्टार्ट होते हैं। और उससे पहले कहां से स्टार्ट होता है ये आइडिया होता है, एक थे सोशलिस्ट कार्ल मार्क्स, आपने मार्क्सवाद भी पढ़ा होगा। जो ये कार्ल मार्क्स थे, इनकी सोच क्या थी, इनकी जो बुक थी एक दास कैपिटल, इसमें उन्होंने कहा था कि हम ना एक्सप्लॉइट करते हैं किसका, लेबर का हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, पर उनका ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, और जो है जो ऊपर हायर क्लास है जैसे थर्ड स्टेट या सेकंड स्टेट, वो हम पे ज्यादा जुल्म करते हैं, और फर्स्ट स्टेट वाले क्या है उसके हिसाब से वो जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो हमेशा पुअर रहती है। तो हमें ऐसा कोई सिस्टम लाना चाहिए जिसमें कि क्या हो कि हम क्या करें, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहे, ये नहीं कि छोटा कोई बड़ा। तो ठीक है, तो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पर ये बेस्ड होता है, जो दो भागों में बटा होता है। एक होता है सोशलिस्ट, जो मैं आपको बताऊंगा, जो फॉलो करती है एक्स यूएसएसआर 1919 में, तब वो स्ट्रगल कर रही होती है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। और दूसरा होता है कम्युनिस्ट, जो है 1949। आपको पता होगा 1948 या 49, आपको पता ही होगा कि वो जब चाइना इंडिपेंडेंस हुई तो ये चाइना की फॉलो करते थे, तो इसको ये फॉलो और सोशलिस्ट करती है एक्स यूएसएसआर, दोनों बेस आइडियोलॉजी पे होती है, जिसमें कि सोशलिस्ट में क्या कहती है कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन होना चाहिए, ओनली इन रिसोर्सेस। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का वो गवर्नमेंट की रेगुलेशन होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट की डिसाइड करे कि हाउ टू यूज दैट ऑयल, हाउ टू डू, जैसे मिनरल्स और मेटल्स का कैसे इस्तेमाल वो करे। तो इसमें और इसमें कम्युनिस्ट में क्या है, कम्युनिस्ट में रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो करे पर लेबर का भी इस्तेमाल गवर्नमेंट ही करे, मतलब रिसोर्सेज एज वेल एज लेबर। तो इसी इकोनॉमिक्स मॉडल को क्या बोला गया था, कमांड इकोनॉमी। मॉडल और स्टेट इकोनॉमी मॉडल, और आपने बोला होगा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो ये सिस्टम कहां से हुआ, ये कम्युनिस्ट वालों ने इजाद किया था, ठीक है। और इसको ही बोलते थे सेंट्रल प्लान कमांड इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी क्या बोला गया, इन्हें बोला गया है। अब इसमें क्या था, इसके प्रोस क्या क्या थे, जो इन दो नॉन मार्केट इकोनॉमी के, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ऑल, मतलब जो भी रिसोर्सेज है वो सबके आगे आगे बटेगी, ठीक है। नो प्रॉपर्टी राइट दिए जाएंगे, कि कोई प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं होगा, जो गवर्नमेंट है वो ही प्रॉपर्टी राइट, वो ही उन्हें प्रॉपर्टी आदान प्रदान करेगी। सब क्या है, गवर्नमेंट है, सब गवर्नमेंट ही इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी, सभी गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन लेगी, सारे काम सब क्या करेगी, सिर्फ ओनली गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था, जो जो दो प्रकार के लोग बोले जाते थे, प्रोलेटरिस्ट, सेकंड बोर्गेस। कौन थे, प्रोलेरिएट कौन थे, जिनको जो माइनॉरिटी में थे, जिनका क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन, जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर था वो रिड्यूस करने के लिए। और क्या था, बोर्गेस ने बोला जाता था, ये एक वो है जो लेबर से, ये क्या है, ये माइनॉरिटी थी, तो इन माइनॉरिटी को हेल्प करने के लिए है इसमें बोला
गया था, ठीक, किसमें, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो ये चीज से प्रोलिरेट मतलब जो एक्सप्लॉयटेशन होता था लेबर का वो मिनिमम हो या रिड्यूस हो जाए, और जो ये बोर्गेज जो लेबर्स को बोला जाता था प्रोलिरेट, और उनका एक्सप्लॉयटेशन कम से कम हो। और बोर्गेज किसे बोला गया था, माइनॉरिटी, जो स्मॉल माइनॉरिटी रहती थी वहां पे उस टाइम पे उस रीजन में, उसकी क्या करे, हेल्प करी जाए, ठीक है। तो इसमें क्या था, जैसे मार्केट इकोनॉमी नहीं है, नॉन मार्केट है, नाम से पता चलता है, तो नो मार्केट, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ मार्केट था इसमें, नो मार्केट थी, ठीक है, सॉरी नो मार्केट नहीं, एब्सेंस ऑफ मार्केट। तो इसमें क्या था, तो जब एब्सेंस ऑफ मार्केट है तो नो आइडिया ऑफ कंपटीशन, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगे। तो ये क्या हुआ था, ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ये सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था वो क्या होता, एक्स यूएसएसआर की जो पार्टी थी बोल्शेविक, उस टाइम जो रूल कर रही थी बोल्शेविक पार्टी थी मेन, उनकी आइडियोलॉजी जो लेनिन के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। अब आप ये देख रहे होंगे कि जो भी सारी चीजें हैं वो सब जो पहले हिस्ट्री में होती है, फिर उस मतलब जो भी ये सारी चीजें ये सब एक दूसरे से लिंक है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस, ये सब आप देखोगे ये तीन भाई हैं, ये तीनों ही लिंक्ड हैं, और बाकी सारे सब्जेक्ट ही क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक बोला जाता है, सारे क्या है, फिलोसफी पे बेस्ड होते हैं, इसलिए भी बोला जाता है कि फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, इसलिए क्या बोला जाता है, फिलोसफी ही सभी सब्जेक्ट की माता है, ठीक है। तो एक्स यूएसएसआर में बोल्शेविक जो थी वो उन्होंने क्या करी थी, इसकी शुरुआत करी थी, कब करी थी, 1919 में, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। अब ये तो इनके फायदे हो गए, मेरे को अच्छी बात हो रही है कि इक्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, लोगों को मतलब लोगों को सब चीजें बराबर मिले, और लोगों को क्या करे, सब चीजें बराबर मिले तो लोग क्या करेंगे, लोग खुश रहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हंसते फूलते रहेंगे। तो ये क्या थी, ये चीजें कई हद तक तो ठीक है, ठीक है, पर इसमें क्या होगा, अगर सारे एक जैसे हो जाएंगे, सारे ही मतलब मैं इक्वालिटी के खिलाफ नहीं, पर इसमें क्या होगा, लोगों के पास मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं था, मतलब क्या थे कि लोग में तो सारा ही काम गवर्नमेंट करेगी, प्राइवेट में होगा नहीं, तो ग्रोथ कहीं ना कहीं लैक होगी। तो इसमें क्या होगा, इनका जो ग्रोथ पे था फर्क पड़ा। आगे जानते हैं इनके वो कॉन्स क्या क्या थे। अब आप देख रहे होंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी वर्क नहीं कर रही, उसमें भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने के चक्कर में लोगों के बारे में सोचा नहीं, तो लोग बगावत करेंगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो क्या फायदा हो ऐसी कंट्री ग्रोथ का जब लोगों के पास पैसा ही ना रहे। तो ठीक है, ऐसी सोच रहे इसमें, अब लोगों के पास पैसा नहीं है पर खाना पाना है तो है, पर वहां इनोवेशन नहीं हो रही, लैक ऑफ इनोवेशन हो रही है। लैक ऑफ इनोवेशन क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे अभी आप देख रहे हो कि ये दोनों आइडियोलॉजी पे ही बेस इकोनॉमी है, और यही हम पढ़ते हैं, इसीलिए ही हम इकोनॉमी को डिसमल साइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसमल साइंस भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पुअर साइंस। इकोनॉमी को बोला ही डिसमल साइंस जाता था, क्या बोला जाता है सर, इकोनॉमी को बोला ही डिसमल साइंस बोला जाता है। डिसमल साइंस क्यों बोला जाता है, डिसमल साइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है। अब देखो हम सब अच्छे अच्छे चल रहे थे, अब बीच में हमारे क्या आया, 2019 में कोरोना आया। अब कोरोना आया, क्या हुआ कि कोज आया, तो वो जब कोज हुआ तो उसकी वैक्सीन आई, वैक्सीन के बाद क्या हो गई, लोग जैसे पहले बाहर ज्यादा घूमते थे वो एक्टिविटीज कम हो गई, उसके कारण क्या हुआ, लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़े। अब लोग देखो यूपीआई में ज्यादा जाते हैं। अब देखो जो सारी जो क्लास में हम पहले जो ट्रेडिशनल वे में ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब वो क्या हो गए, ऑनलाइन हो गया। तो लोगों का क्या हो गए, तो जब जब कोई कोर्स होता है जब भी कोई ना कोई इन्वेंशन आता है, जैसे अब एआई में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चीजें चलती है। तो ये क्या है, इकोनॉमी क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, वक्त के साथ बदलती रहती है और इसको बदलना जरूरी है। हम एडम स्मिथ के सोच पे ही बैठे रहते तो अभी हम अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाते। जैसे अमेरिका ने फिर कीन्स की बात मानी और आगे आप जानते रहोगे कि क्या क्या है। तो ये सब चीजें हैं। तो नॉन मार्केट इकोनॉमी में क्या हुआ था कि वो लोगों के बारे में तो सोच रहे थे, ठीक है, पर वो इसके कॉन्स क्या क्या थे कि क्या हुआ था, तो जिसमें आइडिया ऑफ क्रिएटिंग कैपिटल मिसिंग था, भाई था ही नहीं, कैपिटल जनरेट करने का कोई सोचता ही नहीं था। अब बंदे के पास भाई खाना तो मिल रहा है,
तो वो क्या कैपिटल, मतलब कैपिटल तो उसे मिल ही नहीं रही थी, तो उसे खाना मिल रहा था, सब चीज मिल रही थी, एक तरह की वेजेस मिल रही थी, मतलब सबको बराबर ही वेजेस मिल रही थी, तो उसका क्या होता है, उसका इंटरेस्ट होते जा रहा था, तो नो मोटिवेशन ऑफ वर्क। अब उसे पता है भाई, वो चाहे 8 घंटे काम कर ले, चाहे 5 घंटे काम कर ले, चाहे 3 घंटे काम कर ले, उसे मिलना पैसा उतना ही है, उसे खाना उतना ही है, तो वो 8 घंटे काम करेगा, तो उसको ना वो था नहीं कि काम तो डेली एक ही करना है, और वही ऊब गए थे लोग। तो नो मोटिवेशन वर्क था कि मतलब बोनस तो मिलेगा ही नहीं, मिलना उतनी सैलरी है तो क्यों भाई कोई काम करेगा, तो नो मोटिवेशन टू वर्क हार्ड। ठीक है, एक ये थी। इसमें प्रॉपर्टी राइट भी नहीं थे, तो वो भी मेन कारण था, नो प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी राइट थे ही नहीं किसी के पास। तो लोग ना इससे अब तक कोई भी चीज ना ज्यादा थोप हो ना किसी चीज पे, तो लोग ना क्या होते हैं, डिससेटिस्फाई होने लग जाते हैं, यार हमने सरकार बनाई थी अपने लिए और हम ही परेशान हो रहे हैं। तो ये होते होते क्या हो गया, स्टेट कैपिटलिज्म में चला गया, मतलब इसको क्या हो गया, स्टेट कैपिटलिज्म का नाम दे दिया। अब कैपिटलिज्म कोई, अब इंडिविजुअल को छोड़ के, जिसमें कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल के राइट्स थे, डेमोक्रेटिक राइट्स थे, इसमें सोशल वेलफेयर तो हो रहा था, लोगों के बारे में सोचा तो जा रहा था, इक्वालिटी का सिद्धांत तो था, पर क्या हो गया, ये स्टेट कैपिटलिज्म का पार्ट हो गई, मतलब क्या हो गई, ये एक तरह की स्टेट की तानाशाही हो गई। ठीक है, इसमें क्या थी, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सब एब्सेंस होने लग गई थी, तो सब क्या करते हैं, भाई इसे भी चेंज करो, क्या करो, इसको भी चेंज करो। ठीक है, तो ये भी आइडिया वर्क नहीं करा, मतलब स्टार्टिंग में करा, फिर आगे जाके क्या करा, 1940 में ये क्या हो गया, ये बदल गया, 1940 में नहीं, 1980 में क्या हुआ, तो ये इन्होंने पॉलिसी लाए। अब हम जानते हैं क्या क्या पॉलिसी लाए। तो अब क्या थे, एक थे ऑस्कर लांगे साहब, कौन, ऑस्कर लांगे, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया, मार्केट सोशलिज्म का। तो ऑस्कर लांगे साहब ने क्या बताया, मार्केट सोशलिज्म का वर्ड उनको इजाद किया था। इसमें क्या कह रहे थे कि कुछ गवर्नमेंट रेगुलेट करे, जैसे एटॉमिक रिसर्च है, जैसे तंबाकू पे रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये सब तो भाई गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट और फ्रीडम, प्राइवेट को दिया मौका। अब जब आपको पता है कैपिटलिस्ट को प्राइवेटाइजेशन की भी शुरुआत मानते हैं, क्योंकि उसमें प्राइवेट का सीधा सीधा सिद्धांत है, जैसा आपको बताया। तो फ्रीडम, लिबर्टी टू इंडिविजुअल का भी सिद्धांत रहेगा, मतलब लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स तो हो, ऐसे थोड़ी कि प्रॉपर्टी राइट भी ना हो, प्रॉपर्टी राइट्स तो हो भाई, अधिकार तो हो, मतलब फ्रीडम तो हो, लिबर्टी तो हो, सब चीज हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ, ये सारा संदेश किसका था, मिक्स इकोनॉमी की तरफ रुख कर रहा था, किसकी तरफ, मिक्स्ड इकोनॉमी पे। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी पे कि कुछ रिसोर्सेज, जैसे हमारी इंडिया में भी क्या है, एटॉमिक रिसर्च क्या है, जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, कुछ स्टेट करती है, तो इस हिसाब से क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल, जैसे हमारे कुछ राइट्स होते हैं, हमारे राइट टू प्राइवेसी रहती है, राइट टू वो, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे संविधान दिए गए। ठीक है, हमारे बेसिक राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू लिव, ये सब क्या है, ये सब बेसिक राइट्स होते हैं। तो राइट्स के साथ साथ हमारे क्या रिस्ट्रिक्शन भी है, जैसे हम क्या, ऐसे थोड़ी है कि हम कुछ भी इन्वेंट कर सकते हैं, पर ऐसी चीज तो इन्वेंट नहीं करते ना जो हार्म करे पीपल को, उसके लिए क्या होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। ये थोड़ी कि मेरा मन कर रहा है कि मैं आज यहाँ पे भाई मैं यहाँ पे कोई ड्रग्स की दुकान खोलता हूँ या किसकी दुकान खोलता हूँ, जिससे क्या हो, लोगों को फायदा हो, तो उसके लिए रेगुलेशन वगैरह सब चीज गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो ये क्या है, मिक्स इकोनॉमी की तरफ रुख बढ़ रहे थे। तो इसके कारण क्या हुआ, जो एक्स यूएसएसआर है, एक्स यूएसएसआर है और चाइना, एक्स यूएसएसआर ने दो चीजें पे अपने पे चेंज करा, कब, 1980s में, ये भी 1980s की बात चल रही है। ठीक है, एक को बोलते हैं ग्लास नोट, और दूसरा वर्ड क्या है, पेरिस ट्रोइका, पेरिस ट्रोइका, सॉरी मेरे को वर्ड थोड़ा। तो ग्लास नोट का मतलब होता है जैसे रिस्ट्रक्चरिंग, और रिस्ट्रोकिंग का मतलब क्या होता है, ओपन, सॉरी, जैसे ग्लास नोट का मतलब क्या होता है ओपननेस रशियन भाषा में, और पेरिस ट्रोइका का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो ये क्या मतलब, ओपननेस लाए, मतलब क्या लाए, ओपननेस लाए, कि मतलब क्या रहा है कि लोगों को आग घुल मिले, और मतलब रिस्ट्रक्चरिंग करें, मतलब दोबारा स्ट्रक्चर करें अपने उसका, तो उससे क्या हुआ, मिक्स इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की शुरुआत हो गई। और ऐसी चाइना में क्या करा 1980s में, जब वो क्या लाई, ओपन डोर पॉलिसी, क्या लाई, ओपन डोर पॉलिसी। इसमें उसने क्या रोक दिया, प्राइवेटाइजेशन को।
आप देख रहे होंगे कि जो प्राइवेटाइजेशन हमारे इंडिया में आया था 1991 में, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, आप समझ गए क्या पॉइंट है। तो ये इससे क्या था, हमारे भी क्या था, हम भी क्या कर रहे थे, थोड़ा एनपीसी को लेके चल रहे थे। तो उसके आगे फिर क्या करा 1991 में, जब क्या गया, हम भी प्राइवेट में हो गए थे। पहले हम कम्युनिस्ट की तरह चल रहे थे क्योंकि रशिया हमारा दोस्त है ही, सर से रिलेशन है। तो उस हिसाब से क्या हुआ था, तो ये सब क्या हो रहा है सर, आइडियोलॉजी से ही हम प्रभावित होके हम अपनी चीजों में चेंजेस लाते हैं, क्यों, इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, तो आपने देखा होगा सब मिक्स इकोनॉमी में ही जा रहे हैं। अब क्या हुआ, मिक्स इकोनॉमी का एग्जांपल, मिक्स इकोनॉमी होती क्या है मैंने आपको बता दी। अब मिक्स इकोनॉमी की शुरुआत किसने करी, सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी। इसकी शुरुआत 1930 में ही हो गई थी। जब 1930 में जब क्या ग्रेट डिप्रेशन हिट करा, देखो मैंने बताया था नेशनलिज्म मदर ऑफ इन्वेंशन, जब केन्स ने स्टार्ट वो बताया दिया था, तो 1930s के बाद से ही क्या थी, मिक्स इकोनॉमी की शुरुआत होने लग गई थी। लोग ना इनको बताने लग गए थे। तो इसकी शुरुआत उसको सबसे पहले जो होती है फ्रांस में 1940 में, 45 से 46 में। ठीक है, यहाँ पे 44 से 45 सॉरी 45 में क्या लाते हैं, ये क्या करते हैं, अनाउंसमेंट ऑफ अडॉप्ट नेशनल प्लानिंग। किसके लिए, नेशनल प्लानिंग के लिए। जैसे इंडिया ने भी अपनी नेशनल प्लानिंग स्टार्ट करी थी, उस नेशनल प्लानिंग में इंडिया का बता रहा हूँ, इंडिया में कौन थे हेड, कौन थे उसके, जो नेशनल प्लानिंग के हेड थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, तो ये बस जानकारी के लिए रखिए, आगे मैं आपको फर्दर बताऊंगा। तो ये इस हिसाब से क्या था, एनपीसी के चेयरमैन ये थे। तो वो जब कांग्रेस के वो थे, तो इन्होंने भी सजेस्ट किया था कि नेशनल प्लानिंग कमीशन होनी चाहिए, जिसे हम एनपीसी बोलते हैं। तो ये जब नेशनल प्लानिंग के वो स्टार्टिंग कहां से हुई थी, फ्रांस से हुई थी 1945 में। आपको पता है हमारे 47 में आजाद हुए थे, तो इसलिए क्या नेशनल प्लानिंग की बात जो थी वो सबसे पहले फ्रांस ने की थी। इंडिया ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिया ने भी क्या करा, मिक्स्ड इकोनॉमी को ही अपनाया। क्या था, वर्ल्ड बैंक ने भी एक्सेप्ट करा कि द नीड ऑफ स्टेट इंटरवेंशन एंड इन द इकोनॉमी व्हिच यूज्ड टू बी एडवांस। तो वर्ल्ड बैंक जो थे, जो वर्ल्ड बैंक था या वर्ल्ड बैंक और जो यूएन वगैरह, ये भी सब क्या थे, ये भी सब इसी के साथ थे, मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ। वो भी कहते थे कि स्टेट का इंटरवेंशन तो होना चाहिए, नहीं तो लोग ना कुछ भी करेंगे और जो वो हार्म करेंगे सोसाइटी को। अब कोई भाई बंदूक बना के घूम रहा है, अब उसका लाइसेंस नहीं करेंगे तो वो भाई किसी में गोली ठाकेगा, अब गोली मारेगा तो वही मरेगा। तो उसे बेसिकली जहां हमने करा था कि लिबर्टी रहे लोगों को, वहां पे कत्लेआम चल रही। तो ऐसे करें कि लोग ना अपने मतलब सीमित रहे, कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर चलता रहे। तो इसलिए क्या है, सोशल ऑर्डर की बात करी गई। सोशल ऑर्डर भी जरूरी था, जिसके साथ साथ प्राइवेट ऑर्डर भी जरूरी था, क्योंकि ग्रोथ के लिए। तो इसलिए क्या करा, ये शुरुआत जो हम आजकल सुनते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये की शुरुआत ये क्या है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट और नॉन मार्केटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। आगे हम चलते हैं, मेरा एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया था पिछली क्लास में, जिसको स्टेजेस ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। अब इकोनॉमिक में स्टेजेस ऑफ ग्रोथ किसको बोलते हैं, जैसे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ आपको मैंने बताया था। जो ग्रोथ वो मतलब जो वो होते हैं, मतलब जो इकोनॉमी होती है वो 4-5 बार में भी होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी और क्वार्नरी। तो ये क्या होती है, 5 लीनियर स्टेजेस में होती है। इसमें क्या होता है, मेनली तो 3 सेक्टर होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं कि पहले वो करेंगे एग्रीकल्चर, कल्चर प्रैक्टिस, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में इकोनॉमी जाएगी, फिर जाएगी इंडस्ट्री सेक्टर में, फिर मूव होगी सर्विस सेक्टर में। तो ये चीज ये ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब पहले वो क्या करेगी, पहले वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कोई लैंड लेंगे, उसमें क्या करेंगे, कोई एक्सप्लोरेशन करेंगे या एग्रीकल्चर पे कुछ चीजें उगाएंगे, जो क्रॉप्स वगैरह मतलब उगाएंगे। उसके बाद वो शिफ्ट होंगे इंडस्ट्री, मतलब उसके बाद वो क्या करेंगे, अपना सामान वगैरह लगाएंगे, उसको डेवलप करेंगे। फिर क्या जाएंगे, उसके बाद सर्विसेज की तरफ मूव करेंगे। ये बोलते थे कौन, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में बोलते थे, जिसका सिद्धांत किसने किया था, डब्ल्यू रोस्टोव साहब ने। डब्ल्यू रोस्टोव कब किया था, 1960 में। ठीक है, पर इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इसके एक्सेप्शन है
सम साउथ एशियन कंट्री, सब साउथ एशियन कंट्री क्या हो गए, सिर्फ सीधा एग्रीकल्चर से कहाँ शिफ्ट हो गए, कौन सी इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी को फॉलो कर, मतलब कौन सी इकोनॉमी पे गई है, सीधा सर्विस इकोनॉमी पे। उसमें भारत भी आता है, उसमें इंडिया भी आता है, इंडिया और सम साउथ एशियन कंट्री जैसे कि वियतनाम, थाईलैंड, ठीक है, इंडोनेशिया। तो ये सब क्या गई है, ये सिर्फ क्या गई है, पहले ही जो प्रोडक्शन, जैसा आपको पता होगा कि हमारे जीडीपी का सबसे ज्यादा जो हम ग्रोथ करते हैं वो किस में, कौन सेक्टर में करते हैं, सर्विस सेक्टर में करते हैं। पहले हम किस में करते थे, एग्रीकल्चर में होते हैं, मतलब हमने ज्यादा इंडस्ट्री भी ना रह करके हमने सर्विस में भी अपना जीडीपी ग्रोथ करा है। जिस वजह से इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड जैसे कंट्री अभी क्या करती है, इसी को फॉलो करती है। तो ये इसकी कुछ एक्सेप्शन है। ये था हमारा पार्ट 2। और पार्ट 3 में मैं जो लास्ट चैप्टर है वो पूरा, मतलब ये पूरे फर्स्ट का पूरा सारा आपको कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें क्या होगा, कंसेंसस हो गए, कंसेंसस के बाद हमारा ये कंसेंसस होगा, जीडीपी जीएनपी में क्या रेफरेंस होता है, ये सब चीजें आपको बताऊंगा। तो होप यू विल लाइक माय नेक्स्ट वीडियो आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।